नमस्कार, नई परख की राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि हम तकरीबन रोज ही करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। संसद में अनुराग ठाकुर के भाषण ने 2 दिन पहले काफ़ी कुछ एक गहमा-गहमी का माहौल पैदा कर दिया। उनकी टिप्पणी को विवादित माना गया क्योंकि ऐसा लगा कि वो राहुल गांधी पर बहुत ही अजीब तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। क्या इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान था वह इस बात को दिखाता है कि जाति जनगणना का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है? देखिए, जाति का प्रश्न और आरक्षण का प्रश्न, ये दो ऐसे सवाल हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया हमेशा डिप्लोमेटिक होता है। वो स्पष्ट नहीं होता। ना तो वो कभी इसका खंडन करते हैं कि हम भाई, ना तो वो कभी कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, न वो ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि आरक्षण के हम उस तरीके से पक्ष में हैं जिस तरीके से आरक्षण समर्थक पक्ष में होते हैं। फिर इसीलिए वो बीच में आर्थिक आधार पे आरक्षण को लेके आ गए। दरअसल आरक्षण के पूरे विचार के अंदर ही एक विकृति है। दूसरे, जाति का जो सवाल है, उस सवाल के ऊपर भी उनका रवैया डिप्लोमेटिक होता है। जातिगत जनगणना के सवाल पर भी उनका रवैया डिप्लोमेटिक होता है। हीला हवाला, ऐसे बिहार में वो जब वहां बिहार में सदन में प्रस्ताव पास हुआ तो वो सर्वदलीय, सब लोग उसके समर्थन में थे, उनमें भाजपा भी शामिल थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कुछ और ही हलफनामा दिया। जब नीतीश कुमार मिलने गए नरेंद्र मोदी से इस सवाल पर अपना प्रतिनिधिमंडल लेके, तो लौट के उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना करने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसका समर्थन भी नहीं किया और इनकार भी नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सामाजिक न्याय का सवाल उठाने वाले लोग जिस तरीके से इन प्रश्नों को रखते हैं और उनके ऊपर जोर देते हैं, उन्हें रेखांकित करते हैं, उस तरीके से रेखांकित करने और जोर देने, हाँ या ना में खंडन करने में या समर्थन करने के लिए उसे मजबूर ना होना पड़े। इसलिए हमेशा वो कोशिश करती रहती है कि एक पतली गली अपने लिए बनाए रखे और उस पतली गली से वो निकल जाए। और अभी तक होता ये था कि जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां थी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, वो बिहार स्तर की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश स्तर की है, और बहुजन समाज पार्टी है, वो भी मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश स्तर की है, या दूसरी सभी पार्टियां। पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने इस सवाल को उठाया है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल को उठाकर अतीत में जो कुछ किया है उसमें एक बड़ा संशोधन भी कर दिया। जब 60 के दशक में पिछड़े वोट कांग्रेस से हटने शुरू हुए तो उस वक्त कांग्रेस ने उसकी कोई खास परवाह नहीं की, क्योंकि उसके पास बहुत वोट थे। उसके पास दलित वोट था, उसके पास मुसलमान वोट था, उसके पास ऊंची जातियों के वोट थे, उसके पास आदिवासियों के वोट थे। उसने कोई परवाह नहीं की कि ओबीसी वोट हमारे साथ है या नहीं। तो ओबीसी वोट उत्तर भारत के अंदर जनसंघ और समाजवादियों के बीच में बट गए। बाद में धीरे धीरे करके जब कांग्रेस को थोड़ा वोटों का टोटा शुरू हुआ तो अर्जुन सिंह ने कुछ कोशिशें की कि किसी तरीके से ओबीसी वोट का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए, लेकिन वो बहुत ही ऐसी कोशिशें थी जिनमें बहुत निरंतरता नहीं थी और बहुत संकल्प नहीं था उनके पीछे। अब राहुल गांधी ने एक कोशिश शुरू की है, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया है, चुनाव का मुद्दा बनाया है, और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं इस तरह कभी किसी कांग्रेस नेता ने नहीं बोला। तो इससे क्या हुआ है, जब राष्ट्रीय पार्टी ओबीसी वोटों की गोलबंदी करने के मैदान में उतर आई है, अभी तक इस मैदान में केवल भारतीय जनता पार्टी थी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, तो अब भाजपा को लग रहा है कि उसको बहुत तगड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, और वो दिखाई भी पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। बिहार में तो भाजपा कभी भी ओबीसी वोटरों की पार्टी हो नहीं पाई, उत्तर प्रदेश में हो गई थी, वहां भी दिखाई पड़ रहा है। इधर कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में भी लगातार ओबीसी मुस्लिम दलित एकता करने की कोशिश अहिंदा की रणनीति के तहत सिद्धरमैया द्वारा की जाती है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी वोटों पर अपना दावा ठोक रही है और उसके लिए अपने आप को दांव पर भी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का ये सबसे बड़ा कारण। अब इस बेचैनी की अभिव्यक्तियां कई तरीके से हो रही हैं, क्योंकि भाजपा के पास अभी तक इसकी कोई सिक्का बंद रणनीति नहीं आ पाई है, इसलिए भाजपा
सोचती है कि राहुल गांधी का मखौल बनाकर राहुल गांधी राहुल गांधी के ऊपर आक्रमण करके वो शायद कुछ हासिल कर पाए। लेकिन इस चक्कर में किया क्या, अनुराग ठाकुर ने कह ये दिया सदन में कि जिसको अपनी जात का नहीं पता वो गणना की बात कर रहा है। यही तो उन्होंने कहा था। अगर वो राहुल गांधी से अपनी जात पूछते कि भाई देखिए आप नाम के साथ गांधी उपनाम लिखते हैं, उससे लोगों को पता नहीं चल पाता कि आपकी जाति क्या है, आप कौन है बताइए, आप ये जिस जाति के नहीं है वो जाति कुछ का उपनाम आप क्यों लिखते हैं, आपने गांधी की जाति, मोहनदास करमचंद गांधी की जाति क्यों आपने अपना रखी है। अगर वो सवालों को इस तरीके से पूछते तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल होता। लेकिन उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जिसको अपनी जात का नहीं पता वो गणना की बात करता है। ये सीधा सीधा है कि ये से आप तो अज्ञात कुलशील हैं, आपको अपने पूर्वजों को नहीं पता, यानी ठोस रूप से कहें कि आपको अपने बाप का नहीं पता। अब दिक्कत की बात यह है कि, और ये यथार्थ है कि भारत में हर व्यक्ति अपनी जात में पैदा होता है। यहां तक कि मुसलमान भी अपनी जात में पैदा होता है, सिख भी अपनी जात में पैदा होता है, ईसाई भी अपनी जात में पैदा होता है। अपने आप को हिंदू कहने वाला तो पैदा होता ही है जात में। हो सकता है विचारधारात्मक कारणों से वो अपनी जात का नाम, जाति सूचक नाम अपने नाम के साथ ना लिखता हो। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो कि जाति सूचक नाम लिखने के खिलाफ लोगों को ले जाते हैं। आर्य समाज का आंदोलन एक ऐसा ही आंदोलन था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि हर व्यक्ति आर्य है, वो उसकी कोई जाति नहीं है। खुद सावरकर जातिबंदी का आंदोलन चलाया था सावरकर ने। अंबेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट का विचार रखा था। डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो का आंदोलन चलाया था। तो ऐसे कई आंदोलन चले हैं, बड़े प्रभावी आंदोलन चले हैं। इसमें बहुत से लोग अपनी जातियों के नाम नहीं लिखने लगे हैं और उनकी आत्मछवि भी ऐसी है कि वो जाति में विश्वास नहीं करते। अंतरजातीय विवाह सायास किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको या जाति सूचक नाम नहीं लिखते हैं, उन लोगों को जातिगत जनगणना की मांग करने का अधिकार नहीं रह गया है। तो अनुराग ठाकुर ने जो बात कही उससे दो मतलब निकलते हैं। एक तो यह है कि उनका कहना यह है कि राहुल गांधी अज्ञात कुलशील हैं, इनको अपने कुल का पता नहीं है, इसको गोत्र का पता नहीं है, अपने बाप का पता नहीं है, अपने पूर्वजों का पता नहीं है, अपने मूल का पता इन्हें नहीं है। एक तो यह बात है जो बहुत ही छिछली, गंदी और अपमानजनक बात है। यह अपमान करने के लिए ही भारतीय समाज में कोई इस तरह की बात करता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि जिसे अपनी जात का नहीं पता है या जात सूचक नाम नहीं लिखता, उस आदमी को जातिगत जनगणना की मांग करने का अधिकार नहीं है। तो ये बातें करके अनुराग ठाकुर ने, मैं मानता हूं, अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और नरेंद्र मोदी ने जिस तत्परता से उनके भाषण को ट्वीट कर दिया और उसके भाषण की बाकायदा तारीफ लिखी अपनी टिप्पणी में, उससे यह भी पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिक मानस आजकल अपनी जगह से हिला हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो समस्याएं उसके सामने हैं, उन समस्याओं का वो कैसे मुकाबला करे। आपको ध्यान होगा कि जब चुनावी मुहिम चल रही थी तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी जातिगत जनगणना की मांग करने वाले, और जातियां तो केवल 4 हैं, उसमें युवा, महिला, ये सब इस तरह की बात बोलते थे। तो उनकी बात तो लोगों ने सुनी नहीं ना। बात तो उनकी सुनी गई जो ये कहते थे कि ये संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान बदलकर आरक्षण में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी के सामने जो एक बहुत बड़ा संकट है वो ये है कि उनको लग रहा है कि उनकी बात पहले की तरह लोगों ने सुनना बंद कर दी है। पहले जितने लोग तो उनकी बात नहीं सुनते हैं। खतरा ये है कि कहीं ये बात बढ़ ना जाए और आगे कहीं। अब जैसे कि इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए, मैं थोड़ा ज्यादा समय कुछ ले रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश को लीजिए। उत्तर प्रदेश में अमित शाह की कुछ जो रणनीतिक सांगठनिक पहलकदमियां थी, उनके जरिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व हिंदू राजनीतिक एकता बनाई थी। इसमें ऊंची जातियां थी, इसमें ओबीसी जातियां थी, इसमें दलित जातियां थी, यादव और जाटव को छोड़कर बाकी सबकी नुमाइंदगी इस हिंदू एकता में थी। इसके चलते उन्होंने 2 शानदार चुनाव जीते, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव जीता। 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया।
अच्छा, ये राय उनको किसने दी थी? आज मेरे दिमाग में ये सवाल उठता है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा था भाई इनको मुख्यमंत्री बना दो? या खुद नरेंद्र मोदी के दिमाग की ये उपज थी? या अमित शाह चाहते थे कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? या कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं था, केवल योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह ने मना कर दिया था मुख्यमंत्री बनना। लेकिन जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो तो ढूंढ ढूंढ के मंदिरों में पूजा वूजा कर रहे थे। तो जाहिर है कि उनके मुख्यमंत्री बनने का विरोध कहीं से हुआ। सुना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ फैसला किया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा। ऐसा सुना जाता है, इन बातों को कोई प्रमाण नहीं होता। जब ये तय हो गया कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है, तो अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप ये आपकी हिंदू युवा वाणी है, इसको आप भंग कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर थे। उन्होंने आनंद फानन में हिंदू युवा वाणी को भंग कर दिया। दूसरी शर्त ये रखी गई कि आप जिस तरह की भाषणबाजी देते हैं उनको भी अब जरा आपको संभल के बोलना पड़ेगा। और तीसरा उन्हें यह भी संदेश दिया गया कि आपको पीएमओ से चलेगा सारा काम, लेकिन मुख्यमंत्री आप रहेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान करनी होंगी। तो इन तीन बातों को उन्होंने उस वक्त मान लिया। अब उन्हें बना दिया गया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनाने के पहले ये नहीं सोचा गया कि गोरखपुर की जो राजनीति योगी आदित्यनाथ करते हैं, 3 बार वो एमपी का चुनाव जीत चुके थे और पूरे गोरखपुर मंडल में कौन जातियां इनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, कौन जातियां इनके पक्ष में खड़ी हुई हैं, इन सब बातों की जांच पड़ताल नहीं की गई। सब लोग जानते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जो उस पूरे ठाकुरवादी जो राजनीति होती है उसको चलाते थे। तो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले जो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा रखता था हिंदुत्व की विचारधारा के कारण, उसकी निष्ठा योगी आदित्यनाथ के प्रति व्यक्तिगत हो गई और जो पार्टी लॉयल्टी यानी पार्टी निष्ठा की बजाय वो व्यक्तिगत निष्ठा में बदल गई। और फिर पूरे उनके शासनकाल में जम के ठाकुरवाद चला, जिससे दूसरी जातियों के मन में नाराजगी पैदा हुई। इसमें ब्राह्मण बहुत प्रमुख थे। ऐसा लगा था कि 2022 के चुनाव में वो नाराजगी कुछ बोलेगी, लेकिन नाराजगी बोली लेकिन कम बोली। भाजपा की सीटें कम हो गई, वो सब हुआ, लेकिन कम बोली। तो आज स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? आज स्थिति यह है कि राजपूत इसलिए नाराज है भाजपा से कि उन्हें लगता है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है। ब्राह्मण इसलिए नाराज है कि ये बंदा तो केवल ठाकुरवादी चलाता है। उसमें कई घटनाएं हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर वगैरह वगैरह, कई घटनाएं हैं उसमें। और जो कमजोर जातियां हैं वो ये मानती हैं कि योगी आदित्यनाथ कोई आरक्षण समर्थक नहीं है, ये तो ऊंची जातियों की नुमाइंदगी करते हैं। तो अब स्थिति यह है कि जो हिंदू एकता बनी थी वो बड़ी कुशलता पूर्वक बनाई गई थी। वो हिंदू एकता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का जो निर्णय था, उस निर्णय के कारण धीरे धीरे कर बिखरती हुई दिख रही है और लोकसभा चुनाव में उसका बिखराव होता हुआ दिखाई भी पड़ा है। तो कुल मिलाकर अब आशा, और योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं भी नहीं कि उनको, भाजपा ने पूरी कोशिश की थी, अमित शाह ने पूरी कोशिश की कि इनको भी अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह चपरासी बना लेंगे अपना, अन्य मुख्यमंत्रियों को बना रखा है। आदित्यनाथ जी ने उनकी बहुत सी बातें मानी, कुछ बातें नहीं भी मानी, कुछ बातें मानी, इसी तरह चलता रहा काम, लेकिन चपरासी नहीं बने। उन्होंने ऐसी छवि नहीं प्रोजेक्ट होने दी कि हम इनके चपरासी हैं, ये अगर जो कहेंगे तो हम जी हुजूरी करके खड़े हो जाएंगे, सलाम ठोकेंगे इनकी खिदमत में। आज वो उन भाजपा आला कमान के हलक में फंसे हुए। एक वीडियो तमाम चल रहा है, मैं पहले भी नई परख पे इसका जिक्र कर चुका हूं, इसमें मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ उसमें नरेंद्र मोदी को नमस्ते तक नहीं करते। तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस पूरी स्थिति ने आरक्षण के सवाल पर, जाति के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की जो दुविधाएं हैं उनको बहुत ही नुकसानदेह स्थिति में पहुंचा दिया है। अब उन दुविधाओं को प्रबंधित नहीं किया जा सकता, उन दुविधाओं को मैनेज नहीं किया जा सकता, ये स्थिति बनी हुई है। और उसमें अगर ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को गरिया कर या राहुल गांधी को ओछा बताकर या राहुल गांधी का अपमान करके ये कुछ अपनी समस्याएं हल कर लेंगे, तो ये गलत फहमी में है। क्योंकि राहुल गांधी बड़ी स्पष्टता के साथ जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो जातिगत जनगणना तो पूरे समाज का एक एक्सरे है,
जिसमें सारी चीजें साफ दिख जाएंगी कि दरअसल समाज हमारा कैसा है। तो उनकी जो बातें हैं वो बातें कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि उन एक बातों का सैद्धांतिक विरोध नहीं किया जा सकता है, उन बातों का व्यवहारिक विरोध नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस चक्कर में भाजपा उत्तरोत्तर सांसद में फंसती जा रही है। उसकी हिंदू राजनीतिक एकता का जो एक शिराजा बना था, वो शिराजा धीरे धीरे कमजोरी नहीं हो रहा है, उसका क्षय भी हो रहा है उसका। ये एक बड़ी समस्या है। एक जो जो बात कही जाती है और पहले इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था जब जाति जनगणना की बातचीत शुरू हुई थी, इसकी मांग शुरू हुई थी कि इससे समाज में बंटवारा बढ़ेगा। और प्रताप भानु मेहता ने कुछ इसी तरफ संकेत करते हुए इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा 2 दिन पहले, जिसमें उनकी बात का जो लब्बो-लुआब था यही था कि जो जाति है वो एक बहुत ही भविष्य की तरफ जाने वाले गंभीर विमर्श को जन्म नहीं दे सकती है। तो क्या इस तरह की आलोचनाएं अब वैध हैं या फिर राजनीति में इस तरीके का माहौल बन चुका है कि जाति जनगणना, जाति देखिए, पर जोर प्रताप देना भानु मेहता स्वीकार? या दूसरे, देखिए जब आरक्षण आया था, तो ओबीसी आरक्षण आया था, तो आंद्रे देते ने उसका विरोध किया था। बड़े बड़े समाज वैज्ञानिकों ने उसका विरोध किया था। कुछ लोगों ने, धीरूभाई शेठ और रजनी कोठारी जैसे लोगों ने उसका समर्थन भी किया था। तो ये समाज वैज्ञानिकों के बीच में ये विवाद चलता रहता है, लेकिन समाज वैज्ञानिकों के बीच में चल रहे विवाद से तो राजनीति बनती नहीं है। राजनीति दूसरे तरीके से बनती है, और वो उस तरीके से बन रही है राजनीति। मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों की राय समाज में किसी भी व्यक्ति, समाज के 1% लोगों को भी प्रभावित करती है। एक तो ये लोग सब अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में पूरी बातचीत करते हैं, तो कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। इनका पाठक वर्ग बहुत कम है। दूसरे, ये जो बातें करते हैं वो बातें, उनका समाज से कोई संबंध नहीं होता। भारत का समाज वैज्ञानिक, मेरा मानना यह है कि समाज से काफी कटा हुआ है। उसमें कुछ एक लोगों को छोड़ के, जो सौभाग्य से जिनसे मैंने काफी सीखा है, बाकी लोगों को छोड़कर बाकी लोग कुछ समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब जिन समाज वैज्ञानिक की आप चर्चा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल एकदम जैसे पश्चिम से सीख के आए हुए उदारतावादी लोग जो होते हैं, उस प्रकार की बातें लिखते हैं। उनका समाज और राजनीति की समझ तो उन लोगों में मुझे बहुत खास दिखाई नहीं देती। और इस तरह के लोगों में जब नरेंद्र मोदी का उभार होना शुरू हुआ था, तो ये लोग बड़ा लपेटा लपाटी करके उनके उभार का स्वागत भी करते थे। ये भी एक तथ्य है। आज नहीं करते हैं, लेकिन पहले तो इन सब लोगों ने नरेंद्र मोदी के उभार का स्वागत भी किया है। क्या ये कहना सही होगा या एक सही विश्लेषण की तरफ इशारा करेगा कि धीरे-धीरे करके जो पिछड़ी या दलित जातियाँ हैं वो राहुल गांधी पर भरोसा करने लगी हैं पहले की तुलना में ज़्यादा? देखिए, दलित जातियां तो निश्चित रूप से करने लगी हैं, और मुसलमानों का वोट भी कांग्रेस की तरफ मजबूती से लौट रहा है, और दलितों का वोट भी लौट रहा है। इसमें जो मायावती की जो राजनीति है, उसका भी एक योगदान है। भाई, मायावती की राजनीति तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में भी कोई उत्साह पैदा कर पाने में असमर्थ है, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत है, कहीं जाने से बेहतर है कांग्रेस में चला आया। पहले तो सब लोग कांग्रेस के ही साथ थे, थोड़े बहुत दिन नहीं, मुद्दतों तक, करीब आधी सदी तक कांग्रेस के साथ रहे, या उससे थोड़ा कम तक। तो एक तो दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ हमदर्दी के साथ देख रहा है, मुसलमानों की निष्ठा कांग्रेस की तरफ हो रही है, और ये दो बड़े वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में आ जाते हैं, धीरे धीरे प्रक्रिया जारी है। और लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ, ऐसे लगा ये प्रक्रिया रुक गई है या पलट गई है, तो फिर दूसरे समुदाय भी कांग्रेस को एक मजबूत शक्ति के रूप में देखने लगेंगे, और कांग्रेस के साथ दूसरे समुदायों के जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ओबीसी वोटरों का यहां तक सवाल है, ओबीसी वोटरों की कांग्रेस से नाराजगी समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी वो जो ओबीसी की पार्टियां हैं, जो सीधे सीधे उन्हें नुमाइंदगी देती हैं, उनके साथ वो जुड़ना पसंद करेंगे। और कांग्रेस की ऐसी पार्टियों के साथ में, बिहार में आरजेडी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जम के गठजोड़ कर रखा है। वहां भी इनके साथ चुनाव लड़ती है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ती है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। तो ये पूरा एक मोर्चाबंदी हो गई है, और ये मोर्चाबंदी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू राजनीतिक एकता है, उसके अंदर जो ओबीसी और दलित भागीदारी है, उसको चुनौती देने वाली मोर्चाबंदी है।
और उसके परिणाम भी दिखाई देने लगे। सर जी, सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन या उप श्रेणियों का निर्माण हो सकता है। एक तरीके से माना जा रहा है कि इन श्रेणियों में भी क्रीमी लेयर जैसी किसी अवधारणा को लागू करने के बारे में फैसला है। आपके इस फैसले पर क्या टिप्पणी है? क्या यह देश की राजनीति पर कोई गहरा प्रभाव डालने वाला निर्णय है? देखिए, अब ये फैसला आया है और इस फैसले को कैसे लागू किया जाएगा, इस फैसले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस फैसले का क्या कानूनी समीक्षा की जाएगी, कौन इस फैसले के पक्ष में खड़ा होगा, कौन विरोध में खड़ा होगा, समुदायों की क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, क्रीमी लेयर का फैसला तो बहुत पुराना फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मोटे तौर पर समाज विद्वानों की राय ये है इसमें, या जो जानकार लोग हैं इस क्षेत्र के, उनकी राय ये है कि क्रीमी लेयर ओबीसी में तो समझ में आती है, दलितों में क्रीमी लेयर इतनी समझ में नहीं आती, क्योंकि दलित समाज की स्थिति जो है उसमें किसी को क्रीमी लेयर का मानकर उसको आरक्षण से बाहर निकाल देना, आरक्षण की सुविधाएं उसकी बंद कर देना, ये बात अभी, क्योंकि दलित समाज अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो आ, अपने पैरों पर उस तरीके से खड़ा हो सके जिस तरह से ओबीसी समाज खड़ा हो सकता है। तो ये सब चीजें, इन पर चर्चा होगी, बहस होगी, लोग तरह तरह से सोचेंगे, नए नए सुझाव आएंगे इस फैसले की, और सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा कानूनी समीक्षा के लिए लोग जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल इस बात को मानेगा कि भाई एक क्रीमी लेयर वाला फार्मूला जो है वो दलितों और ओबीसी में लागू किया जाए। कम से कम आज की स्थिति में तो व्यवहारिक रूप से नहीं लगता ऐसा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आरक्षण की जो नीति है, उस नीति की एक सकारात्मक आरक्षण समर्थक समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करते हुए, आरक्षण के सिद्धांत को और उसकी भावना को बुलंद करते हुए उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए, ताकि आरक्षण की नीति पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो सके। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने महादलित का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसमें कि सारी जो दलित जातियां थी वो एक तरफ थी और पासवान को उन्होंने अलग रखा था। तो लेकिन पासवान जो है, पासवान जाति भी एससी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन से बाहर नहीं हुई थी। बाद में सारी जातियां महादलित में शामिल हो गई, एक और बात है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या इस तरह के का कैटेगराइजेशन हो सकता है जिसमें कि जो पिछड़ी दलित जाति है उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिले, जो संपन्न है उनको थोड़ा कम मिले, बजाय इसके कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया तो जाए? शुरू से ही आरक्षण के दायरे में ये बहस चलती रही है कि जो आरएल नायक थे, जो कि मंडल कमीशन के सदस्य थे, एकमात्र दलित सदस्य थे, उन्होंने ये मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ओबीसी जातियां दो तरह की हैं, एक तो खेतिहर ओबीसी जातियां हैं और एक कारीगर ओबीसी जातियां हैं। दोनों की संख्या भी तकरीबन बराबर बराबर है। उसमें खेतिहर ओबीसी जातियां बहुत मजबूत हैं और जो कारीगर ओबीसी जातियां हैं बहुत कमजोर हैं और भविष्य में उत्तरोत्तर कमजोर होती चली जाएंगी। इसलिए इनको अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इन ओबीसी आरक्षण जो मंडल कमीशन द्वारा की सिफारिश की जाए, उसमें इनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान उसी कोटे में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, वो बात तो आरएल नायक ने कही अपने नोट ऑफ डिसेंट में। उनका नोट ऑफ डिसेंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ लगा हुआ है। अच्छा होता कि वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो आरएल नायक के नोट ऑफ डिसेंट को भी पढ़ लेते और उसके हिसाब से आरक्षण देते, तो बहुत सारी समस्याएं जो आज मौजूद हैं वो नहीं होती। आज की नई तरह की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति में के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।